लास्ट क्लास एसिडिक स्ट्रेंथ के पॉइंट्स हमने कवर किए थे और उसमें दो बातें थी जो एक दो लोगों ने फिर बाहर डाउट पूछे हमसे कि कॉन्जुगेट बेस एच बॉन्ड बना रहा है, जैसे ये है, ये एच बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसका कॉन्जुगेट बेस एच बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन ये है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन ये है जो एच बॉन्ड बना रहा है। अगर कॉन्जुगेट बेस एच बॉन्ड बनाए तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस में चिलेशन इफेक्ट है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है वही एच बॉन्ड बनाता है, वो भी पहले से बना के रखता है। यहाँ पे देखो फिनॉल का हाइड्रोजन एसिडिक है और इसने एच बॉन्ड बना रखा है, तो इस केस में वीक एसिड हो जाएगा। ये पॉइंट कल क्लियर किया था, इस केस में ये वीक एसिड हो। जो हाइड्रोजन एसिडिक है वही अगर एच बॉन्ड में इन्वॉल्व है तो अब इसको H प्लस के फॉर्म में बाहर निकालने के लिए दो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो पहले से H बॉन्ड नहीं बनाया, यहाँ ये हाइड्रोजन एसिडिक है लेकिन उसने H बॉन्ड नहीं बना रखा है, यहाँ डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि H बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन कॉन्जुगेट बेस बहुत अच्छा H बॉन्ड बना रहा है, तो वो पॉइंट उस रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो एसिडिक हाइड्रोजन है अगर वो निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने वहां पर भी कोई हाइड्रोजन हो जो H बॉन्ड बना दे उस नेगेटिव चार्ज के साथ, इस नेगेटिव चार्ज के साथ उसने H बॉन्ड बना रखे हैं जहां पे पहले एसिडिक हाइड्रोजन था, तो ये हाईली स्टेबल हो गया बिकॉज ऑफ चिलेशन इफेक्ट एंड दैट्स व्हाई corresponding acid is strong acid. But the acidic hydrogen already having H bond, not in the conjugate base. यहाँ conjugate base नहीं बनाया हमने, जो हाइड्रोजन एसिडिक है उसने पहले से H बॉन्ड बना रखा है, तो इसकी एसिडिकेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर है ना। इस पे एक बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल है, इस एसिड का किसी को नाम पता है क्या, एनीवन? इसको बोलते हैं सिस मेलिक या मेलिक एसिड। हाँ, दिस इज मेलिक एसिड आई गेस, है ना। एंड इसका दूसरा पार्ट क्या होता है, फ्यूमेरिक एसिड। इसका ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जब एक H निकलता है ना, देखो ना, मेलिक एसिड मतलब ऐसा जी, इसका ट्रांसफॉर्म एक बार देख लेना, नाम एग्जैक्ट क्या है, किसी कोई देख लो। फ्यूमेरिक, ये है मेलिक एसिड, इसको स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा सकते हैं। अच्छा सवाल है, मैं बताऊं, ये ट्रांस मेलिक होता है, ये सिस होता है, सिस मेलिक होता है और ट्रांसफॉर्म को फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाद में लिखते हैं, पहले सिस फॉर्म देखो। यहाँ पे मेलिक एसिड का जो दो एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको जी, COH2 है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। पता है पहला H प्लस जब निकलता है, पहला H प्लस जब निकलता है तो वो कॉन्जुगेट बेस के साथ H बॉन्ड बनाता है। तो बोला जाता है कि मेलिक एसिड का जो पहला हाइड्रोजन है, देखो पहले से H बॉन्ड नहीं है इसके बीच में, डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन जो मेलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड की वजह से, तो कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा कि जो मेलिक एसिड है उसका Ka1 बहुत ज्यादा है Ka2 से, वाई? समझ रहे हो, क्लियर है, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस, और ऐसे भी अगर डाइबेसिक एसिड है तो Ka1 ही तो ज्यादा होता है, 2H प्लस छुपा हुआ है तो Ka1 ही तो ज्यादा होता है। इसी का अगर ट्रांसफॉर्म ले लें, ये तो सिस फॉर्म हो गया, इसी का अगर ट्रांसफॉर्म ले लें तो तुम इस तरह से कंपेयर कर सकते हो बच्चे कि ट्रांसफॉर्म जब एक H निकालेगा तो जो कंजुगेट बेस बनेगा वो H बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, बोलो। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, मेलिक एसिड का पहला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा या क्या बोला, फ्यूमेरिक एसिड?
फुमेरिक, इसका नाम एक बार चेक ही कर लो यार। तो सिस तो मेरिक बार बार बोल ही रहा हूँ। ट्रांस का नाम एग्जैक्ट क्या बोला? फुमेरिक ना, फुमेरिक, ठीक है, FUMERIC, फुमेरिक, ई नहीं, अभी सही है, पक्का ना? ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पे कि पहला मेलिक एसिड का पहला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है या फुमेरिक एसिड का पहला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है? तो देखो इसका जब कंजुगेट बेस बना तो नो एच बॉन्ड, नो एच बॉन्ड। बताओ मेलिक एसिड का फर्स्ट हाइड्रोजन बनने निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बना वो स्टेबल है बिकॉज ऑफ एच बॉन्ड। तो मेलिक और फुमेरिक एसिड का पहला हाइड्रोजन का अगर एसिडिकेशन कंपेयर करोगे तो क्या होगा, किसका ज्यादा होगा? मेलिक का ना जी। अरे मेलिक का जो कंजुगेट बेस है वो स्टेबिलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। समझना, अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, ये एच बॉन्ड का एप्लीकेशन का बड़ा अच्छा सवाल भी है। मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ या Ka1 बात करें, Ka1 किसका ज्यादा होगा, मेलिक एसिड या फुमेरिक एसिड? फर्स्ट हाइड्रोजन कौन जल्दी दे देगा? क्यों दे देगा? क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस है स्टेबिलाइज्ड बाय क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। एक नया चीज और सीखोगे यहाँ पे, Ka2 किसका ज्यादा होगा? अब सोचो, बड़ा अच्छा सवाल है। Ka2 देखो फर्स्ट हाइड्रोजन निकलने के बाद मेलिक एसिड से अब जो एसिडिक हाइड्रोजन उसने एच बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ फर्स्ट निकलने के बाद जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो एच बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर तो नहीं है कम से कम। तो सेकंड वाला H प्लस कौन पहले देगा? देखो इसका इस तरह से बना सकते हैं, CO माइनस और इधर भी माइनस। आया समझ में? बोलो, क्लियर है? सेकंड हाइड्रोजन कौन पहले देगा जी, मेलिक या फुमेरिक? देखो इंडिविजुअली इसका पहला दूसरा कंपेयर किया वो तो पहला, ये तो मेलिक एसिड का ही वाला पार्ट है। ऐसे मैं बताऊं फुमेरिक एसिड का भी पहला दूसरा कंपेयर करोगे तो Ka1 ज्यादा होगा Ka2 से, लेकिन दोनों का Ka2 कंपेयर करो, इसका Ka2 और इसका Ka2, ये जब दूसरा हाइड्रोजन निकालने चाहेगा तो हम बोलेंगे Ka2, और ये जब दूसरा हाइड्रोजन निकालना चाहेगा तो Ka2। बताओ, तो फुमेरिक का Ka2 ज्यादा होता है मेलिक एसिड। बड़ा अच्छा सवाल है ये, एच बॉन्ड के एप्लीकेशन पे लिख के रख लो इसको। ये नेवर नो बच्चे, जैसा नीट का लेवल हो गया पता चला ये सब पूछ रहा है ना? नहीं पूछा कभी लेकिन ये सब पूछ सकता है। अब जैसे लास्ट ईयर वो आ गया ना H3PO4 का Ka1 Ka2 के, कभी नहीं पूछा था। बताओ आयनिक में इतना कुछ और पूछा क्या है? पॉलीप्रोटिक एसिड के बारे में पूछ दिया, बफर है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, सॉलिबिलिटी है, कुछ नहीं पूछा। क्या पूछ रहा है? H3PO4 का बताइए, K1 K2 K3। पता चला एसिडिक एसिड में इतना कुछ है करने को, पूछ रहा है ये मेलिक फुमेरिक, और आधा इंडिया को पता ही नहीं कि मेलिक क्या है फुमेरिक क्या है। मान लो स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो गड़बड़ी हो जाएगा ना। बोलो, नॉर्मल एसिडिक स्ट्रेंथ का सवाल आ गया और मान लो नाम नहीं दिया हुआ, इस तरह से लिख दिया, बोल रहा है कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आपको Ka1 Ka2 के बारे में नहीं सोचना है, दोनों का Ka1 ही कंपेयर करना है। ऐसे ही सवाल आ गया दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, समझ गए? क्योंकि यहां से जब H निकलेगा तो कंजुगेट बेस, तुमसे एसिडिकेशन पूछा है मतलब Ka1 ही पूछा है कंपेयर करने के लिए, Ka2 नहीं मानना है। अगर इस तरह से एसिड लिख के पूछ दिया कंपेयर कीजिए, ठीक है?
डन। बजने दे, क्या था? अलार्म था। डन। लिखिए, ओवरऑल क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले लिखिए एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ benzoic acid and substituted benzoic acid. Acidic strength of benzoic acid and substituted benzoic acid. देखिए, बेंजोइक एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन कौन है आपको बताने का जरूरत नहीं है, बात है नहीं प्लीज। ऐसा बन जाएगा, ये बेंजोएट आयन है ना, बेंजोएट आयन, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट आयन, ठीक है। बेंजोएट आयन में जो रेजोनेंस होगा वो ज्यादातर रिंग के साथ उसका रेजोनेंस मत करो, ऐसा रेजोनेंस करो। ये जो नेगेटिव चार्ज है, पता है यहाँ जी इस ऑप्शन पे 3 लोन पे 1 डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे 2 लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है, ऐसा बन जाएगा। तो बेंजोएट आयन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो -1/2 -1/2, और यहाँ तो है ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बेंजीन में तो हाइब्रिड ही रहेगा ना बच्चे। तो ये स्टेबल कब होगा वो सोचने वाली बात है, जब इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मतलब इधर कोई ग्रुप नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे कुछ जुड़ सकता है, बेंजीन में कुछ जुड़ सकता है। तो अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक -m -h -i, तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजोएट आयन क्या होगी, बढ़ेगी। एंड दैट्स व्हाई corresponding एसिड मतलब सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, corresponding सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी। फिर से ध्यान रखना, बेंजोइट आयन कब स्टेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहां लग जाए, और यही अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया +m +h +i, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएट आयन, बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी क्या होगी जी, कम होगी। यहां पर भी सब्स्टिट्यूटेड लिखो, सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूटेड बेंजोएट आयन की स्टेबिलिटी यहां बढ़ जाएगी। देखो पूरा बात समझो, बेंजोइक एसिड जब H+ देगा तो बेंजोएट आयन बनेगा, बेंजोएट आयन बिकम मोर स्टेबल when the group attached to the benzene is electron withdrawing in nature। तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी एंड कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां भी क्या बोल सकते हैं, इसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। याद रहेगा, बोलो।
तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करता हूं, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, आई एम सो सॉरी, स्टेबिलिटी कम हो रही तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड की, अब देखो इस पे पहला सवाल, हाँ वही यहाँ पे एक अलग से फिर इफेक्ट क्या है, ऑर्थो इफेक्ट, तो वो भी पढ़ेंगे, जनरल तरीका तो यही है, लेकिन एक ऑर्थो इफेक्ट भी हम अभी लिखेंगे। कम करनी चाहिए पर बढ़ा दे रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, वो फैक्ट ही है ना एक तरह से, नहीं ज्यादा बोले, बेंजोइक एसिड से ज्यादा बोले, तो और प्लस एम ग्रुप हो गया ना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगी फिर एसिडेशन बढ़ा देगी। देखो ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ जाए ना तो वहां पे ऑर्थो इफेक्ट दिमाग में रखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, सिंपल। तो ये सिर्फ पैरा के लिए होगा, कहीं पे होगा, लेकिन मान लो ऑर्थो पे आ गया तो एक इफेक्ट और आ जाए, ऑर्थो इफेक्ट। अभी चलो बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बताओ बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या यहां पे मान लो NO2 लगा दिया, चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा एसिडिक कौन, क्योंकि अभी क्या बोला, इसका जो बेंजोइट आयन वहां कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन इसका बेंजोइट आयन कैसा है, इसका बेंजोइट आयन देखो CO माइनस है और यहाँ NO2 है, बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा जी, बेंजोइट आयन ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी बताओ इन दोनों में, एक तो नेगेटिव है और ये विड्रॉइंग है, -M -I भी है, तो ज्यादा स्टेबल ये है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसी का ज्यादा हुआ ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मान लो बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड यहाँ पे एक मान लो OCH3 ले लिया, OCH3 ले लिया, एसिडिक स्ट्रेंथ देखो +M -I होता है ये, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट ये करेगा, होगा क्या पता है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, देखो यहां लिखता हूं, जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो आपस में तो रेजोनेंस कर ही रहा है, इसका भी कॉन्जुगेट बेस आपस में रेजोनेंस तो कर ही रहा है, बोलो, अरे ये वाला रेजोनेंस तो उधर ड्रॉ किया ही है, देखो ना आपस में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट वैसा रेजोनेंस करेगा जैसा वहां ड्रॉ किया है, लेकिन इसके मेसोमेरिक से गौर कर, ये ग्रुप अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव लाएगा, देखो तो नेगेटिव वहां आ रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है, अब बताओ इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ना, अरे ये सुनो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि +M की वजह से नेगेटिव चार्ज डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो एसिडिकेशन किसका ज्यादा होगा, आया समझ में, अगर बेंजोइक एसिड और उसमें कोई ग्रुप जुड़ा है तो आप देख लो, अगर ग्रुप रिलीजिंग नेचर का है इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी कम होगी बेंजोइट आयन की, एसिडेशन कम हो जाएगी, और बेंजोइक एसिड में अगर कोई ग्रुप जुड़ा है जो विड्रॉइंग नेचर का है, ठीक है, लिखो जल्दी करो, लास्ट बेंच दिख रहा है इधर सही से, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेंजोइक एसिड, बातें नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं ना, चलो कंपेयर करो एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी देखो सिर्फ पैरा पे ग्रुप लगा रहे हैं, ऑर्थो पे लगाएंगे तो थोड़ा ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट भी है, इसीलिए अभी वो क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं आपको,
ऐसा कोई भी बेंजोइक एसिड जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। देखो, एनी बेंजोइक एसिड हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। हाँ बताइए। 3 सबसे ज्यादा, वेरी गुड। 3 के बाद देखो ये कैसा है, प्लस एच प्लस आई माइनस एम माइनस आई। मुझे क्लास में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए बच्चे। मैं बताऊं इस लेवल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं सब लोग अभी भी। तुम्हें आता है उसका रिस्पेक्ट है, बट जिनको नहीं आ रहा है उनको भी तुम्हें समझना पड़ेगा। ये प्लस एम माइनस आई है और यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, तो दो जगह पे तो दिख रहा है रिलीजिंग है। अच्छा, यहाँ रिलीजिंग प्लस एच से, यहाँ रिलीजिंग प्लस एम से, तो प्लस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना इसको। तो सबसे ज्यादा 3, फिर 1, फिर 2, सबसे कम 4। क्यों 4 सबसे कम क्यों किया, समझ में आ रहा है? बोलो। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, बट ये प्लस एच से उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा जितना प्लस एम से दे देगा। बोलो। रेजोनेंस इज बॉस, राइट? बोलिए। देखो ऐसे समझो, एक और तरीका है। इसने प्लस आई से थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दिया और प्लस एच से यहाँ पे नेगेटिव लाया। इसने माइनस आई से तो खींचा है बच्चे, देख रहे हो, लेकिन प्लस एम से इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा भी दिया। पता है, ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मान लो 300 ESU पहुंचाया है, किसके वजह से, प्लस एच से, और प्लस आई दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया, 300 ESU। इसने प्लस एम से हो सकता है 1000 ESU बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब थोड़ा बहुत खींच रहा है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब बताओ यहाँ अगर नेगेटिव आ गया, और हमें पता है कॉन्जुगेट बेस में यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव होगा, अरे ऐसा नो। हमें मेनली क्या देखना होता है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। अब बताओ कौन सा, अच्छा ये क्या करने वाला है, ये इन सब जगह पे प्लस लाने वाला है, अरे ऐसा नो। बताओ कौन सा कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, ये वाली। क्यों? जहां नेगेटिव है उसके जस्ट नीचे प्लस आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव पास में स्टेबल। उसके बाद देखो नेगेटिव नेगेटिव आया, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव आया, यहाँ कुछ नहीं है कम से कम, अरे ऐसा नो। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल, लेकिन ये ज्यादा या ये ज्यादा, ये हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि इसने ज्यादा नेगेटिव क्रिएट किया है। फैक्ट समझे? इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता यार, प्लीज समझ जा। हाँ ठीक है। ठीक है, बातें नहीं। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ जल्दी से। कंप्लीट साइलेंस प्लीज। ये अच्छा सवाल है, ये पहले भी एक्सप्लेन किया, अब एक बार फिर से बता देता हूँ। हाँ साइलेंस। देखो फर्स्ट वाले में सिर्फ माइनस आई से आंसर कर दो, माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है,
फ्लोरीन के माइनस आई की वजह से यहाँ पे प्लस आएगा और काफी ज्यादा आएगा। अगर यहाँ मान लो प्लस 400 है तो यहाँ 300, 200, 100 लाइक दैट। जहां ऊपर माइनस है उसके जस्ट नीचे प्लस आ रहा है। यहाँ अगर 400 प्लस आया तो यहाँ 300। ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी विड्रॉइंग ग्रुप है, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा। आयोडीन भी थोड़ा बहुत तो खींच ही लेगा इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा सवाल है ये सवाल देखो, कभी ऑर्थो इफेक्ट बताया? अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विड्रॉइंग, देखो ये अगर है तो लॉजिकल भी लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो लॉजिकल लगता है भी, जैसा पढ़ा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहते हुए भी ज्यादा एसिडिक कौन है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे रीजन है ना, रीजन, दो रीजन है। एक तो ऑर्थो इफेक्ट है, और ऑर्थो इफेक्ट का भी दो रीजन है। एक SIR है, क्लास में बताया था, एक H बॉन्ड है। अब समझे जो पूछ रहे थे भी, है ना? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड with respect to benzoic acid irrespective of nature of group at benzoic acid ortho position। नहीं OH भी है तो हो जाता है ना, मोस्टली बल्कि होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, कोई भी काम कर जाएगा। नाउ इसमें क्वेश्चन देखो, मैं बताऊं ये क्वेश्चन बहुत लोग अगर ऑर्थो इफेक्ट नहीं भी पता है तो भी सही कर लेंगे। क्यों कर लेंगे सोच के देखो। हमें क्या देखना होता है? कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बताओ, CO माइनस NO2 एंड यहाँ CO माइनस, स्टेबिलिटी क्या होगा? क्योंकि ये कैसा ग्रुप है बच्चे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेगेटिव। देखो इंडक्टिव बहुत हेल्प कर रहा है, इंडक्टिव का रिवीजन बहुत जरूरी है। तो इसमें स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसके पीछे रीजन जो है माइनस आई भी है और ऑर्थो इफेक्ट भी है। माइनस आई तो है ही, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट भी है। आपको याद होगा मैंने क्लास में किस तरह से इसको समझाया था, सब लोग ध्यान दीजिए। मैंने इस तरह से समझाया था, मैंने इसका ना क्या किया था, रेजोनेंस कराया था, एसिड में ही रेजोनेंस करा दिया था, एसिड में रेजोनेंस करा दिया था, ध्यान देना। यहाँ पे रेजोनेंस किया, बिना H+ निकाले रेजोनेंस कर दिया। अभी कौन सा पार्ट रेजोनेंस किया? OH का लोन पेयर को CO के साथ रेजोनेंस किया। OH के लोन पेयर को, यहाँ पे कैसा ग्रुप है? ऐसा है ना बच्चे, देखो बिफोर फायरिंग H+ मैंने यहाँ रेजोनेंस करा के ये बना दिया। बोलो, फिर से समझा दे रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट। यहां पर भी रेजोनेंस करा के कैसा लिख सकते हैं बताओ? अगर H+ बिना निकाले रेजोनेंस कराना है तो ऐसा लिख सकते हैं। बोलो, गुड टू गो। नाउ उस दिन का क्लास याद करो, दिस O+ विल फायर H+ फर्स्ट और दिस O+ विल फायर H+ फर्स्ट। इस केस में ये O+ H+ को जल्दी फायर करेगा क्योंकि बैक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रुक चुका है, बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। सो O+ अपना पूरा कमी पूरा करेगा इस बॉन्ड को तोड़कर, और यहां पे ड्यू टू बैक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड की तोड़ने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी तो कम होगी, एंड दैट इज ऑर्थो इफेक्ट। दो ग्रुप ऑर्थो पे है तो बेंजीन उन दोनों ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं करता, उस दिन बताया था। अभी ज्यादा टाइम मत मांगो इसमें।
दो ग्रुप ऑर्थो पे है तो बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन उन दोनों ग्रुप के साथ रेजोनेंस नहीं करता। उस दिन वर्ड में बहुत अच्छे से लिखाया था, ड्यू टू नो बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन दिस O plus has more tendency to fire H plus, and here because of the back supply pi electron this O plus has less tendency to fire H plus, and that's why this will fire H plus first, and that's why this is stronger acid. अच्छा, ये नहीं भी पता होता तो भी आंसर यही करते, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा NO2 के वजह से, CO माइनस NO2 की वजह से ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर ये फैक्ट नहीं पता है बच्चे, ऑर्थो वाला पार्ट, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली गलत करोगे। अगर ये नहीं पता है COOH CS3 and COH, अगर ये नहीं पता है तो ये क्वेश्चन गलत होगा आपसे। देख रहे हो, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये हुआ और इसका कॉन्जुगेट बेस ये हुआ। नाउ दिस कॉन्जुगेट बेस बिकम लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ प्लस आई, अनस्टेबल हो जाएगा। अरे यस नो, लेकिन आपको पता है हम बात कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने की। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने की बात कर रहे हो तो इसका आप क्या करो, रेजोनेंस के साथ ये बना दो, यहां मिथाइल है। अब बताओ फिर से यहां पे देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ मिथाइल और NO2, क्या यहाँ बैक सप्लाई रुक गया? क्या यहाँ बैक सप्लाई रुक गया या नहीं? ये होगा क्या रेजोनेंस? अगर नहीं होगा रेजोनेंस तो इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल दिस O plus has more tendency to fire H plus, और यहां पर बैक सप्लाई होगा ना, यहाँ पे बिफोर फायरिंग H plus मैं यहाँ रेजोनेंस कर रहा हूं। नाउ यहां बताओ, बिकॉज ऑफ द बैक सप्लाई ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन दिस O plus has less tendency to fire H plus। मैं बताऊं, अगर ऑर्थो इफेक्ट नहीं आता, स्टेबिलिटी अगर स्टेबिलिटी देखे तो मुझे तो लग रहा है यही ज्यादा स्टेबल है, नहीं लग रहा है क्या? लेकिन हमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो हम आंसर क्या करके आएंगे? बोलो। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। इस केस में मिथाइल के प्रेजेंस में SIR हुआ और बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन रुक गया, so this O plus has more tendency to fire H plus, whereas in this case benzoic acid this O plus has less tendency to fire H plus। अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। देखो हर टॉपिक को ना कोशिश किया है 2 बार एक्सप्लेन करने का क्लास में, ऐसे ही नहीं 12-15 क्लास जा रहा है GOC1 में। ऑर्थो इफेक्ट उस दिन ही पढ़ा है, फिर से भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इतने एक्सप्लेनेशन के बाद मान लो लॉजिक भी नहीं पता, लेकिन किसी तरह से दिमाग में बैठ गया कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, तो आंसर सही आ जाएगा फिर। समझे? इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ऑर्थो इफेक्ट याद रखना बच्चे, ऑर्थो इफेक्ट एक अलग से उसको पावर देता है क्या करने का, एसिडिकेशन बढ़ा देने का। ऑर्थो इफेक्ट से बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन रुक जाता है, जिससे एक अलग से उसको पावर मिलता है। क्या पावर मिलता है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और ध्यान रखना ऑर्थो इफेक्ट वाला कंसेप्ट हर जगह मत लगाना, बेंजोइक एसिड में लगता है, फेनॉल में नहीं लगता है। वरद बताओ आंसर क्या होगा इसका? कौन ज्यादा एसिडिक है बताओ ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ग्रुप। बैक सप्लाई रोक दिया ना तो ये अब O प्लस जल्दी फायर कर देगा H प्लस। देख रहे हो प्लस M होते हुए भी, और अब प्लस M रहा कहां है? SIR लग गया ना, प्लस M नहीं रहा ना बच्चे, प्लस M रहा क्या? ये जल्दी बोल। हाँ, यहाँ पे SIR नहीं है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? कल कराया था सवाल, आज भी रिपीट कराया सुबह सुबह ही। बोलो।
आ रहा है समझ में? डन। नाउ देखो क्वेश्चंस करने, बेंजोइक एसिड NO2। अब मैं क्या करता हूं, सेम ग्रुप को ऑर्थो मेटा पैरा पे रख के चेक करते हैं। चलो बता दो एसिडिक स्ट्रेंथ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं प्लीज। बोलो। देखो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ऑर्थो इफेक्ट है जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, माइनस आई है जिससे बढ़ेगा, राइट। दो फैक्टर है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। यहाँ सिर्फ माइनस आई है क्योंकि दो ग्रुप मेटा पे होता है तो सिर्फ माइनस आई लगता है। माइनस आई से भी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। यहाँ माइनस एम भी माइनस आई भी दोनों से बढ़ा है, और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। अच्छा सवाल है, देखो ध्यान देना। देखो सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, ये बोले या ये बोले, ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा बढ़ाता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। अरे ऐसा नो, मॉड्यूल का है, मॉड्यूल निकालो। GOC1 मॉड्यूल है या नहीं मिला है? मिला है। साइलेंस। वरद मैं क्लास से बाहर कर दूंगा अभी तुम्हें, है ना। तो एक काम कर, खड़े हो जा, खड़े हो जा। उधर खड़े रह साइड में, उधर वॉल के पास में। नहीं नहीं चलो चलो वहां खड़े रहो। वॉल बोला ना, उधर चल, वहां पे खड़े रह। इधर इधर गेट के सामने। मार्क्स आ नहीं रहे, 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं, और क्लास में फिर इनका टेंशन देखो। क्या आंसर आया जी सबका? बोलो। अब मुझे क्या करना है, इसी क्वेश्चन में हर जगह पे मिथाइल लगाना है, फिर जज करना है। इसी क्वेश्चन का वेरिएशन है बस। जहां NO2 है ना, उसकी जगह पे मिथाइल लगाना है और जज करना है। क्या हो गया आंसर इसका, बताओ अभी। ऑर्थो इफेक्ट एक ब्लेसिंग्स है उसके लिए, ऐसे समझना है। ओके। बताइए। 1 सबसे ज्यादा, फिर 3 ऑर्थो पैरा मेटा एंड देन बेंजोइक एसिड। ऑर्थो पैरा मेटा एंड देन बेंजोइक एसिड। लेकिन ये नाइट्रो ग्रुप के वजह से है, नाइट्रो ग्रुप के वजह से है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 3 और 1 में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो ज्यादा हो गया, बस इतना ध्यान रखना। माइनस बैक सप्लाई रोक दिया ना, यहाँ तो बैक सप्लाई नहीं रोक पाया ना। यहाँ तो ये ऊपर जाएगा ही ना, बैक सप्लाई नहीं रोक पाया। बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन, इधर देख इधर, यहां से रेजोनेंस हो रहा है तो अनस्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये स्टेबल है क्योंकि वहां ऑलरेडी नेगेटिव है, रेजोनेंस रुक चुका है। और यहाँ पे रेजोनेंस तो नहीं रुका ना,
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड में जो रेजोनेंस करके O प्लस बनाया था, दैट O प्लस विल फायर H प्लस फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू पैरा. ठीक है. अरे ऑर्थो इफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में OCH3 करके करना है. OCH3 नहीं, CH3 ना. चलो बताओ जल्दी से. फिर से साइलेंस. आपस में डिस्कस मत कर. तुम लोग को आइडिया नहीं लग रहा है, सिलेबस डिले हो जाता है इसकी वजह से. बैठ जाओ. हंसेगा भी नहीं अभी जब तक बोलूंगा नहीं. इधर बैठ चुपचाप जल्दी से अभी. देखो ये हुआ ना, तुमको मैंने अभी इज्जत दिया है ना, जो रास नहीं आती तुम लोगों को. उस दिन भी क्लास से बाहर किया बच्चों को, लेकिन फिर अंदर बुला लिया. वो हुआ कि मैंने इज्जत दिया तुम्हें. ये बात समझ. और इसके वजह से इतना कैजुअल ले लेता है, जैसे लगता है कि कुछ सर करेंगे ही नहीं, एक्शन ही नहीं लेंगे. और मुझे नहीं लेना एक्शन तुम पे, मत पढ़ो. अपने आप वहां आएगा रिजल्ट. नॉट सेलेक्टेड. टेंशन मत ले. हंसो क्लास में और मजे करो. चौबीस लाख बच्चे एग्जाम देंगे, नेशनल लेवल कंपटीशन की तैयारी हो रही है, और ये सीरियसनेस है क्लास में. अब पता है बहुत लोग नॉन सीरियस क्यों, माइंडसेट क्या है लोगों का, पढ़ लेंगे फिर कभी, अभी मजे कर लेते हैं, और फिर कभी आता नहीं. फिर कभी आता नहीं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि कल डिस्कस भी हो रहा था, ये वन शॉट एंड ऑल. ये तो और तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं, बैठा बैठा के बेवकूफ बना रहे हैं. कुछ मत पढ़, लास्ट के 1 महीने में वन शॉट देकर जाके नेशनल लेवल का एग्जाम दे, और लगता है उससे एग्जाम में सवाल बन जाएंगे. होता है ना, कम मेहनत करने वाले लोग इस तरह से रास्ता ढूंढते हैं. कोई चैप्टर मत कर एकदम अच्छे से कोर तरीके से, जैसे यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, कोर तरीके से उसको तैयार मत कर. उस चैप्टर का सिर्फ वन शॉट देख और जाके नीट के एग्जाम में बैठ जा. देख कैसे सिलेक्शन हो जाएगा. सीरियसली मतलब लगता है नेशनल लेवल का एग्जाम. यार मैंने देखा है बच्चों को, यार आईनी के एकदम घिस घिस के इतना पढ़ रहे हैं, फिर भी एग्जाम में नहीं बनते. 15 घंटे 30 घंटे का क्लास मैंने लिया, उसने कम से कम 1000 क्वेश्चन किए, फिर भी वहां कॉन्फिडेंस हिल जाता है. कैलकुलेशन में हालत खराब हो जाती है, कान लाल हो जाती है. और तुमको लगता है कि आईनी तुम वन शॉट देख के करके जाओगे और हो जाएगा. अरे लोग बेवकूफ बना रहे हैं और तुम बेवकूफ बन रहे हो. मुझे देखो, ऐसा नहीं कोई शिकायत है वन शॉट से, लेकिन मैं जानता हूं कि नेशनल लेवल का कंपटीशन इस तरह से नहीं किया जाता. देखो यहाँ पर प्लस आई से तो कम होगा स्टेबिलिटी, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट ना बच्चे, देखो इसका एरो ज्यादा कर देता हूं. चलो, ऑर्थो इफेक्ट से इसको ब्लेसिंग्स मिल गई थोड़ी. यहाँ प्लस आई है, थोड़ा कम ही होगा एसिडिक स्ट्रेंथ. ध्यान रखना, मुझे यहाँ पे माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है ना. तो माइनस ऊपर है तो प्लस आई से अनस्टेबल होगा. यहाँ पे प्लस एच भी है और प्लस आई भी है. दो चीजें हैं जो स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, और यहाँ कुछ भी नहीं है. तो एक ब्लेसिंग्स की वजह से वो तो सबसे ज्यादा हो ही गया. बताओ, 1 के बाद 4 बोल दें, 4 बोल दें.
अच्छा, यहाँ नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करने में दो इफेक्ट काम कर रहा है। तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा घटा है, यहाँ पर भी एसिडिक स्ट्रेंथ घटा है बट थोड़ा कम। एरो देखो छोटा रख डाला है। तो फिर हम 2 बोले या 3 बोले बताओ? 2। सबसे कम क्या? 3 ना? देख लो। चलो नेक्स्ट ग्रुप रखो वहां पे जल्दी से। OCH3 ग्रुप रखो और आंसर करो। ऑर्थो बेंजोइक एसिड मेटा पैरा, याद रख लेना। अगर OCH3 है तो ऑर्थो बेंजोइक एसिड मेटा एन पैरा। NO2 है तो ये सीक्वेंस है ना? जल्दी आप OCH3 करके आंसर कर दो बच्चे प्लीज, क्विक क्विक। दुख इस बात का होता है ये हर दिन तुम्हें समझाना पड़ता है यार, ऊपर से अब 120 दिन बचे हैं लगभग में, है ना? टू बी प्रिसाइज 3 मई को है। कब है? आज 3 जैन है। देखो फाइनली जो बोल रहा था वो केमिस्ट्री ट्रैकर मैंने बनाया है, ये पीडीएफ में शेयर करूंगा आप लोग के साथ आजकल में। कुछ इसमें चेंजेस हैं। तो इसमें मैं क्या किया हूं, जो ऑफिशियल एनटीए का सिलेबस है, ऑफिशियल एनटीए का जो सिलेबस है वही डाला है। यूनिट 1 से लेके यूनिट 20 तक है। मतलब चैप्टर नाम नहीं लिखा है, इनफैक्ट वो टॉपिक लिखा है जो एनटीए ने लिखा है। और यहाँ पे शुरू में मैंने लिखा भी है एज पर द ऑफिशियल एनटीए 2026 सिलेबस, ऑफिशियल है ना। तो इसमें इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, लेक्चर अटेंडेड, क्लास नोट्स तैयार है या नहीं है, एनसीईआरटी मॉड्यूल, अदर बुक, डीपीपी, मतलब सॉरी थ्योरी के लिए 3 चीजें लिखी है, एनसीईआरटी मॉड्यूल एंड अदर बुक। और क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर, नीट पीवाईक्यू। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कंपलसरी वर्ड है 2 चीजों में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्लस नीट, ये कंपलसरी है। उसके बाद मैंने इधर डीपीपी डाला है, जेई मेंस, जेई एडवांस, अदर बुक भी डाला है क्वेश्चंस के लिए, है ना। एंड देन एनसीईआरटी लाइनर, फॉर्मूला सीट, वो सब रेडी है या नहीं है, कितने टेस्ट दिए हैं उस टॉपिक से, और वो सारे टेस्ट का एरर फाइल बना है या नहीं बना। इस तरह से पूरा ट्रैक करेंगे। अपने आप को ढंग से ट्रैक करना शुरू करो। इसको मैं शेयर करूंगा, इसका प्रिंट लो और इस अपना ट्रैकिंग सीट मुझसे साइन कराओ। ओके, ठीक है। ट्रैकिंग टुडेज एफर्ट फॉर टुमारोज नीट रैंक, समझ गया? तो ये आजकल में मैं शेयर करने वाला हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, OCH3 करके किया क्या? इसी में एडिट कर देता हूं, देखो यहाँ पे OCH3 क्या आंसर आया बच्चे, बताओगे? फिर से बातें शुरू हो गई। हाँ देखो, इसको तो ऑर्थो इफेक्ट की ब्लेसिंग से ऐसे समझो, माइनस आई से भी बढ़ रहा है, प्लस एम लगाना नहीं है, SIR माइनस आई से तो बढ़ेगा, थोड़ा तो विड्रॉइंग ग्रुप ही है, इंडक्टिव के हिसाब से विड्रॉइंग है, यस और नो। सिग्मा में SIR कहाँ लगता है, तो थोड़ा सा विड्रॉइंग ही है, ठीक है। ऑर्थो इफेक्ट से बढ़ गया क्योंकि बैक सप्लाई पाई इलेक्ट्रॉन को रोक दिया है। यहाँ सिर्फ माइनस आई, 2 ग्रुप ऑर्थो पे मेटा पे होता है तो देखो एरो अपवर्ड दिखा रहा हूं, मतलब एसिडिकेशन थोड़ा बढ़ गया। अच्छा, यहाँ प्लस एम से घटा, माइनस आई से थोड़ा बहुत बढ़ा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो मुझे जो अपवर्ड एरो दिख रहा है बच्चे, इसमें तो अच्छा खासा अपवर्ड एरो है, ऑर्थो इफेक्ट। यहाँ प्लस एम से घट रहा है, तो सबसे लास्ट में जाने वाला है, प्लस एम से घट रहा है।
यहाँ थोड़ा बहुत बढ़ा है, यहाँ तो कोई एरो नहीं है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो, फिर मेटा, फिर बेंजोइक एसिड, सबसे कम क्या, पैरा। देख लो आंसर है। अगर यही आंसर आया तो तुम सही ट्रैक पे हो, सही सीख रहे हो। नहीं आया तो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। चलो हेलोजन रख के करो, कोई भी रैंडम हेलोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को एडिट कर देता हूं, हेलोजन रख के करिए। साइलेंस। हेलोजन, तू जो झुक झुक के बात कर रहा है, अच्छा कर रहा है तू। फिर इसका बताना है। हाँ, ऑर्थो इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो सबसे ज्यादा यही आ गया। फिर यहाँ माइनस आई, वहां तो कुछ नहीं है। अरे प्लस एम से घटा है, डाउनवर्ड एरो है। प्लस एम लगाते ही नहीं ना क्रॉस क्वेश्चन। यार कोई डाउट पूछ रहा है, तू अपना डाउट चला रहा है अलग से। इसमें देखो फिर से ऑर्थो इफेक्ट से बढ़ेगा, माइनस आई भी मैक्सिमम है, बढ़ेगा, अच्छा खासा बढ़ेगा। यहाँ पे, यहाँ सिर्फ माइनस आई है, बढ़ेगा। यहाँ भी माइनस आई है, बढ़ेगा, लेकिन माइनस आई मिनिमम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो क्या हो जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा बेंजोइक एसिड। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो ज्यादा, फिर मेटा पैरा। फ्लोरीन में ऐसा यार नहीं लगाओगे, लेकिन फिर भी फ्लोरीन सबसे पास है ना, तो वही रिजल्ट आएगा ना, कि रिजल्ट बदल जाएगा। फ्लोरीन सबसे पास है ना बच्चे, तो भी वही रिजल्ट आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबके लिए यही रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रीजन बदल सकता है फ्लोरीन के केस में, लेकिन माइनस आई मैक्सिमम है ना। अभी मान लो ऑर्थो नहीं पता है, तो भी तो यही रीजन है। बोलो। नाउ नेक्स्ट, ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, इसमें ज्यादा लॉजिक मैं नहीं देने वाला आपको। एलिफेटिक एसिडिक स्ट्रेंथ, ये मैंने डेटा भी कल लिखवाया था, आपको याद होगा तो इसको आप एज इट इज याद रखना। इन शॉर्ट देखो, मोस्ट ऑफ द अदर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड ज्यादा होगा। ऑल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक मतलब इथानोइक प्रोपानोइक ब्यूटानोइक पेंटानोइक हेक्सानोइक लाइक दैट। ये आर पार्ट अल्काइल ग्रुप है, ध्यान रखना। आर पार्ट क्या है, अल्काइल ग्रुप है, उसमें कोई वेरिएशन NO2 वगैरह नहीं जुड़ा है। गुड टू गो। सो ऑल carboxylic acid, aliphatic carboxylic acid are weaker acid than benzoic acid except formic acid। ये पार्ट आपको रटना है, बस ऐसे याद कर लेना इस पार्ट को। नेक्स्ट, जितने भी सल्फोनिक एसिड हैं वो बेंजोइक एसिड से स्ट्रांग होगा, और बेंजोइक एसिड तो स्ट्रांग है ही, आप जानते हो। ऑल सल्फोनिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, है ना। इवन तुम चाहो तो यहाँ पे ये भी लगा सकते हो, जिस तरह से अभी आपने पढ़ा ना कि एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर है देन बेंजोइक एसिड, उसी तरह से एलिफेटिक सल्फोनिक एसिड भी वीक है एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड से।
मैंने उधर 14 ऑर्डर लिखाए थे तो ये वहां लिखा था, 14 लगातार लिखाए थे ना, तो ये लिखा था। देखो इंडक्टिव वाले सवाल, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो इंडक्टिव वाला सवाल है वो मैं अभी एक दो डिस्कस कर देता हूं, बाकी आप इंडक्टिव का थ्योरी एक बार पढ़िए, इंडक्टिव में वो बताया गया है, ठीक है। इसमें ऐसा लिखा था CH3COH CH2Cl, ये उधर ही कराया सवाल, याद होगा तो 2 Cl आ गया तो 3 Cl आ गया तो, याद करो, ये इंडक्टिव का सवाल है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोबारा मैं इंडक्टिव बेस नहीं करा रहा हूं, अभी ओवरऑल मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिख दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो करना है, लेकिन थ्योरी में यहाँ कैसे चलेगा जी, माइनस आई बढ़ रहा है ना, इस तरह का भी क्वेश्चन कराया था, मान लो ऐसा है, यहाँ NO2 है, आप इसका थ्योरी देखना बच्चे तो समझ में आ जाएगा, ये सवाल कराया हुआ है क्लास में। यहाँ पे किससे बनता है, रेजोनेंस तो है नहीं, बेंजोइक एसिड तो है नहीं, किससे बनता है ये सवाल, इंडक्टिव से बनता है, माइनस आई पास में है और स्ट्रॉन्ग है, पास में नहीं, डिस्टेंस तो सबका सेम है ना, तो माइनस आई पावर पे बनेगा, ये डोनेटिंग है। इस तरह के सवाल इजी जाते हैं, इंडक्टिव में कराया, दोबारा नहीं कराना चाहता हूं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अजय इसका आंसर बता जल्दी से, हाँ बताओ, कौन ज्यादा एसिडिक है, फर्स्ट क्यों ज्यादा एसिडिक है, हाँ हाँ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये डोनर है और ऑर्थो इफेक्ट लगेगा नहीं क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है, ऑर्थो इफेक्ट मत लगाओ, डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिकेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ऑर्थो इफेक्ट बेंजोइक एसिड में लगता है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं लगता, ये उस दिन भी बताया था मैं जिस दिन ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया है ना। नेक्स्ट देखो, अभी जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली ये सब क्वेश्चंस आ रखे हैं ऑलरेडी, लास्ट ईयर शायद ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक, लास्ट ईयर को क्वेश्चन याद है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, वरद बोलो आंसर बोल, 6 मेंबर्ड रिंग देख के बेंजीन नहीं सोचना है, सबसे ज्यादा माइनस आई पास है, विड्रॉइंग ग्रुप काफी पास है बच्चे, यहाँ पे भी थोड़ा डिस्टेंस पे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्लोजर माइनस आई स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर से बोल रहा हूं, हमें यहाँ नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है, H प्लस फायर करके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखनी है, जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो फ्लोरीन उसको ज्यादा विड्रॉ करेगा, स्टेबल, पास वाला फ्लोरीन, दूर वाला फ्लोरीन उतना इस नेगेटिव को नहीं खींच पाएगा, क्लियर है, बोलो, नहीं वहां H बॉन्ड नहीं होता, बिफोर फायरिंग H प्लस H बॉन्ड नहीं होता, डिस्टेंस ज्यादा है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है ना। एनीबडी हैविंग एनसीईआरटी राइट नाउ, 12th का सेकंड पार्ट, 12th का सेकंड पार्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी, नहीं जा लेकर जल्दी, एक दो पेज छोड़ के लिखिए, हाँ उसमें और एसिडिकेशन के सवाल करने, कार्बोक्सिलिक एसिड का जितना मिल जाए इधर उधर, कुछ अच्छे क्वेश्चन वहां डालने हैं,
एक दो पेज छोड़ के लिखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल। फिर से बातें शुरू हो गई, टॉपिक नया बोला था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल और सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल। देखो फेनॉल का कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है बताओगे? रिंग पे भी इधर हाइड्रोजन है, लेकिन फेनॉल में कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है? ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है। तो फेनॉक्साइड बनेगा, क्या बनेगा? फेनॉक्साइड, फेनॉक्साइड बन गया। ये फेनॉक्साइड नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड देखो बना देता हूं, ये मैंने कभी रेजोनेंस करके बताया था, अभी मैं नहीं कर रहा रेजोनेंस। ये है रेजोनेंस हाइब्रिड फेनॉक्साइड का, 5RS बनता है और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठ के 3 कार्बन पे भी जाता है। तो क्लियरली ये हाईली स्टेबल है, नो डाउट, काफी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि कंजुगेट बेस हैविंग 5RS, कंजुगेट बेस हैविंग 5RS। लेकिन इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी अगर इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, -M -H -I, स्पेशली OP पे लग जाए तो और अच्छी बात है। अगर फेनॉल के ऑर्थो पैरा पे -M -I लग जाए, -H -I -M लग जाए ऑर्थो पैरा पे, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड दैट्स वाई क्रॉसपॉन्डिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये पूरा वर्ड लिख सकते हो कि इफ देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा ऑफ द फेनॉल, ऑर्थो पैरा मेटा कहीं भी बोल सकते हो, है ना? तुम चाहो तो जज्बात के फॉर्म में इसको लिख सकते हो ना, इफ देयर इज क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो पैरा और मेटा ऑफ द फेनॉल, है ना, द फेनॉक्साइड आयन बिकम मोर स्टेबल एंड हेंस द सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल मोर एसिडिक। जज्बात क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ वर्ड में लिख दिया हूं। अच्छा बताओ, रिलीजिंग ग्रुप होगा तब अगर ERG होगा +M +H +I, स्पेशली ऑर्थो पैरा पे, तो ज्यादा दिक्कत देगा, स्टेबिलिटी घटा देगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को भी घटा देगा। मैं चाहता हूं आप यहाँ पे जज्बात भी लिखिए इन दोनों में, मैं बताता हूं क्या है। If there is electron withdrawing group at ortho, para or meta of the phenol, if there is electron withdrawing group at ortho, para or meta of the phenol, if there is electron withdrawing group at ortho, para or meta of the phenol, at ortho, para or meta of the phenol, the phenoxide ion become more stable. If there is electron withdrawing group at ortho, para or meta of the phenol, the phenoxide ion become more stable and hence the substituted phenol will be stronger acid, and hence the substituted phenol will be the stronger acid, and hence the substituted phenol will be the stronger acid, and hence the substituted phenol will be the stronger acid, and hence the substituted phenol will be the stronger acid. Now next,
if there is electron releasing group at ortho, para or meta of the phenol, if there is electron releasing group at ortho, para or meta of the phenol, the corresponding phenoxide ion will be less stable. The corresponding phenoxide ion will be less stable, and the substituted phenol will be the weaker acid. And the substituted phenol will be the weaker acid. And the substituted, अभी देखो आज का होमवर्क क्या है, एक चीज थोड़ा समझना. कार्बोक्सिलिक एसिड एनसीईआरटी जो 12th का सेकंड पार्ट है, उसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट निकालना है और यहां से पढ़ना शुरू करना है. केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिटी करके टर्म है. ये पूरा हाफ पेज, ये पूरा पेज, ये पूरा यहां तक, यहाँ पे देखो कुछ ग्रुप्स हैं और ऑफिशियल ऑर्डर लिखा हुआ. पता चला यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो गया नीट में कि ये सब ग्रुप के वजह से COH से अगर मान लो CF3 है तो काफी स्ट्रॉन्ग है. ये सीक्वेंस रटना है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में. यहाँ पे देखो कुछ डेटा भी दिया हुआ है. 2 पेज पढ़ने का काम दिया है, ये हाफ पेज, ये पूरा पेज और ये हाफ पेज. तो 2 पेज पढ़ने का काम दिया. ढूंढ लोगे क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट. इसी में अभी फेनॉल वाला भी होमवर्क दूंगा, लेकिन पहले फेनॉल मैं पढ़ा देता हूं सही से. सो अगर आपको फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे और फेनॉल पे कोई ग्रुप अटैच करके पूछे तो कैसे आंसर कर सकते हैं? चलो पहला क्वेश्चन बताओ. फेनॉल ज्यादा एसिडिक है या फिर नाइट्रोफेनॉल, पैरानाइट्रोफेनॉल? समझ गए? देखो हमें क्या देखना है, फेनॉक्साइड का स्टेबिलिटी देखना है, राइट? तो फेनॉक्साइड तो दोनों जगह पे बनेगा बच्चे, बोलो. लेकिन आप देखो यहां पर ये -M भी है और -I भी है. ये अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे प्लस लाएगा, प्लस उस कार्बन पे आ गया जिसके ऊपर माइनस है. इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसका ज्यादा हो गया. इजी है. उसी तरह से अगर मान लो फेनॉल है और पैरा पे मैं ला दिया OCH3, तब एसिडिक स्ट्रेंथ सोचो. अभी जो पॉइंट लिखा है देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग आ गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है. यहाँ पे बताओ फेनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल है या पैरा मिथॉक्सी फेनॉक्साइड? पैरा पे मिथॉक्सी ग्रुप है देखो, इसको इसके मेसोमेरिक के वजह से इन सब जगह पे नेगेटिव आएगा. तो नेगेटिव वहां आ रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव है. तो ज्यादा स्टेबल कौन है? समझ में आ रहा है? तो फेनॉल में अगर कोई ग्रुप अटैच है और रिलीजिंग नेचर का है तो वो फेनॉल से वीकर एसिड हो जाएगा. और फेनॉल में कोई ग्रुप अटैच है लेकिन वो विड्रॉइंग नेचर का है तो फेनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा. बोलो अब बताओ, फेनॉल पे 4-5 अलग अलग ग्रुप रख देता हूं. ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे. चलो 6 ग्रुप रख दिया, बताओ. नो डाउट -M भी है -I भी है, एसिडेशन बढ़ेगा, राइट? -M -I दोनों. लेकिन ये एसिडिकेशन ज्यादा बढ़ाओ, क्यों?
क्योंकि ज्यादा अच्छा माइनस एम है, माइनस आई भी ज्यादा अच्छा है। OCH3 है यहाँ पे ना, प्लस एम माइनस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, प्लस एम लग गया और क्या चाहिए, काफी कम हो जाएगा। सिर्फ माइनस आई लग रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। प्लस एच एंड प्लस आई, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो सबसे ज्यादा अपवर्ड एरो कहां पे आप देख लो। सो एसिडिक स्ट्रेंथ इस क्वेश्चन का 4, 3, 6, वेरी गुड। देखो अब सब ये माइनस एम से खींच रहा है, माइनस एम से खींच रहा है, माइनस आई से खींच रहा है, तो ये तीनों तो पहले ही आएगा। लेकिन इन तीनों में भी सीक्वेंस क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा है वो NO2 है, फिर Cn है, फिर क्लोरीन है। हमें क्या देखना है बच्चे, इस कार्बन पे नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है। क्वेश्चन समझो, ओ कार्बन बोल रहा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहां नेगेटिव है जो रेजोनेंस कर रहा है, इनफैक्ट फेनॉक्साइड हर जगह रेजोनेंस कर रहा है। तो फेनॉक्साइड का रेजोनेंस से डिसाइड नहीं होगा, यहां जो पैरा पे ग्रुप है उससे डिसाइड होगा। गुड टू गो, बोलो क्या हो जाएगा बताओ। 6 के बाद फिर वेरी गुड 1, फिर देखो यहाँ प्लस एच से घट रहा है, यहाँ प्लस एम से घट रहा है, 2 एंड 5, देख लो आगे समझ में। अब हमें ऐसे वाले सवाल करने हैं कि सेम ग्रुप ऑर्थो मेटा पैरा पे लगा के क्वेश्चन जज करना है। जैसे अभी बेंजोइक एसिड में किया था ना, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, लेकिन यहाँ गलती से ऑर्थो इफेक्ट मत लगाना, ठीक है। चलो यहाँ 4 सवाल होंगे। NO2 नेक्स्ट टाइम रिप्लेस होगा किससे, CH3 से, फिर OCH3 से, एंड लास्ट में मिथाइल या हेलोजन वो सबसे करना है। चलिए बताइए इसका आंसर NO2 का केस में। बड़ा अच्छा सवाल है, एक बात अगर मिस कर गए जो पहले पढ़ाया है तो गड़बड़ आंसर आएगी। सुनो वो 4 क्वेश्चन, चलो चारों क्वेश्चन बोर्ड पे लिखो, तो इसके बाद 3 क्वेश्चन और लिखो आप। देखो यहां पे इधर ध्यान दीजिए, नो डाउट पहला वाला माइनस आई माइनस एम दोनों एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा यार नहीं लगेगा ना, वो एक छोटा ग्रुप है। अच्छा सिर्फ माइनस आई मिनिमम है, बट माइनस एम तो है, बोलो। नो डाउट ये तीनों फेनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, यस नो, बोलिए। लेकिन देखो सबसे ज्यादा यहाँ पे माइनस आई के बेसिस पे अगर देखो तो माइनस एम NO2 ऑर्थो पे पैरा पे सेम लगाता है, माइनस एम डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, NO2 ऑर्थो पे रह के उतना ही माइनस एम लगाता है जितना वो पैरा पे रह के लगा सकता है। तो इन दोनों में डिसाइडिंग फैक्टर माइनस आई होगा, ये पास है तो फेनॉक्साइड को ज्यादा स्टेबल बनाएगा, और ये दूर है तो फेनॉक्साइड को थोड़ा कम स्टेबल बनाएगा। हाँ लेकिन एक कंसेप्ट क्या है इसमें कि पहले से एसिडिक हाइड्रोजन H बॉन्ड बना रखा है, इसीलिए सबसे ज्यादा होना चाहिए था ऑर्थो, लेकिन हो गया है पैरा, पैरा के बाद ऑर्थो बोल दो, फिर मेटा, और सबसे कम फेनॉल, सबसे कम फेनॉल, ठीक है ओके। मिथाइल वाले केस में आंसर लिख लेना, इसको डिस्कस कर लेंगे बाद में। अगर मिथाइल आ रहा है ना बच्चे, ऑर्थो मेटा पैरा पे अगर मिथाइल आ रहा है, क्या बोल दें, 4 2 पक्का,
सबसे ज्यादा फेनॉल, और इन तीनों केस में रिलीजिंग है प्लस आई सबसे ज्यादा, प्लस आई कम, प्लस आई और कम, लेकिन प्लस एच है इन दोनों में। 4 4 2 3 1, मतलब फेनॉल, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। इस केस में सबसे ज्यादा 2, वेरी गुड, 2 4 3 1, 2 4, इसमें 1 2 3 4 लिख के रख लो। अब फिर से होमवर्क क्या है, जितना क्वेश्चन 107 पेज में वो तो है ही, बोलो 85 पेजेस वाला जो था। हाँ सुनो, जो ड्राइव भेजा है ना उसमें एक 85 पेजेस का एक और नोट्स है, 85 पेजेस का। हाँ ये वाली पार्ट इस तरह के राइटिंग में लिखा हुआ है। हाँ कल जो डेटा लिखा था वो, ये 85 पेजेस का नोट्स है, ध्यान रखना। 107 तो कल ही होमवर्क था, आज 85 पेजेस का जो क्वेश्चंस होगा बस वही प्रैक्टिस करना है। और ये कहां से कहां तक करना है मैं बता देता हूं। 45 से 75 पेज, कितने, 45 से, इनफैक्ट मैं बताऊं, चलो तुम्हें कल संडे है ना, 2 होमवर्क दे रहा हूं। एक होमवर्क है, सुन ले पहले, जो होमवर्क देना चाह रहा हूं वो सुनो। क्लास है उसके बाद टाइम मिलेगा उसमें करना है। एक 85 पेजेस का पीडीएफ भेजूंगा, उसमें 45 से लेके 85 तक 40 पेजेस के क्वेश्चंस करके आना, ठीक है।